इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं थोड़ा और डिटेल से लीड 1, लीड 2, लीड 3, AVR augmented voltage right, augmented voltage left, augmented voltage foot, जिसे हमने कहा था फ्रंटल प्लेन लीड्स। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स प्लेन या प्रीकॉर्डियल लीड्स। तो इसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं इस डायग्राम्स को, ताकि हमें समझ में आए कि फ्रंटल लीड्स और ट्रांसवर्स प्लेन्स या लीड्स क्या होते हैं। फ्रंटल लीड्स का मतलब है जो फ्रंटल प्लेन में वेक्टर्स को रीड करते हैं, तो इसे हमने फ्रंटल प्लेन कहा है। आप देख भी सकते हो फ्रंटल प्लेन कौन सा प्लेन होता है। जी हाँ। उसके बाद ट्रांसवर्स प्लेन भी आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो हम देखेंगे V1, V2, V3, V4, V5, V6 जो है वो ट्रांसवर्स प्लेन है। ट्रांसवर्स प्लेन में जो वेक्टर आते हैं, जो एक्शन पोटेंशियल आ रहे हैं, उसको वो रीड करता है V1 से लेकर V6 तक। हम कहेंगे ट्रांसवर्स प्लेन में कर रहा है। जबकि हम बात करें कि बाकी हमारे जो वेक्टर हैं, जैसे लीड 1, लीड 2, लीड 3 या AVR, AVL और AVF ऑगमेंटेड वॉल्यूम राइट, ऑगमेंटेड वॉल्यूम लेफ्ट, ऑगमेंटेड वॉल्यूम फुट, ये 6 जो हैं ये होते हैं फ्रंटल प्लेन। अब देखते हैं फ्रंटल प्लेन में ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड है ये 6 चीज, जिसे हमने कहा था लिम्ब लीड्स। 12 लीड्स में 6 लिम्ब लीड्स होते हैं। 6 लिम्ब लीड्स जो है फ्रंटल है, और बाकी 6 जो है V1 से लेके V6 तक ये है हॉरिजॉन्टल या फिर कह सकते हैं ट्रांसवर्स। अब देखते हैं कि फ्रंटल प्लेन में ये कहाँ पे सिचुएटेड है। देखते हैं, यहाँ हमने जीरो को कंसिडरेशन किया है। यहाँ पे होता है लीड 1 जो जीरो पे कंसिडरेशन किया गया। वेक्टर जो 0 डिग्री पे वेक्टर्स आते हैं वो लीड 1 उसको रीड करता है। लीड 2 ये नीचे के साइड में है 60 डिग्री पे। AVF ये लगभग 90 डिग्री पे जो वेक्टर आता है उसको ये रीड करता है। लीड थर्ड जो है वो 120 डिग्री पे, और यहाँ देखेंगे यहाँ पे हो जाता है 180 डिग्री। फिर यहाँ चलते पीछे के साइड में माइनस आएगा, जीरो से यदि चले जाए इस साइड में तो -30 डिग्री। हम देखेंगे जीरो से लेके यहाँ तक 180 डिग्री लिया हमने, और जीरो से -30 -150 डिग्री, और यहाँ -180। 180 या -180 दोनों एक ही प्लान पे मिलते हैं, तो 360 डिग्री हमने नहीं लिया है। जीरो से लेके या तो 180 या जीरो से लेके या तो -180। तो जीरो पे था लीड 1, -30 में आता है AVL ऑगमेंटेड वॉल्यूम लेफ्ट, -150 में आता है ऑगमेंटेड वॉल्यूम राइट। यहाँ पर 6 के 6 आपको लिम्ब लीड्स दिखेंगे फ्रंटल प्लान्स में, फ्रंटल प्लेन्स में, और बाकी 6 जो हैं V1 से लेके V6 वो दिखेंगे आपको ट्रांसवर्स प्लेन में। मतलब ट्रांसवर्स प्लेन में हार्ट के ट्रांसवर्स प्लेन में यदि कोई इम्पल्स जनरेट होता है, इस डायरेक्शन में आता है, तो उसे V1 से लेके V6 तक हम लोग नोट करते हैं। यहाँ भी इसे अलग तरीके से इंडिकेट किया गया है कि हाई लेटरल्स, यहाँ पे हाई इम्पल्स को नोट करेगा। इन्फीरियर पोर्शन में देखोगे तो लीड 2 और लीड 3 इन्फीरियर पोर्शन है, नीचे का पोर्शन को ये इंडिकेट करता है, ये लेटरल पोर्शन को इंडिकेट करता है। AVR ये देखोगे ये राइट साइड के लेटरल पोर्शन को इंडिकेट करता है। AVL ये हाई लेटरल है, ये भी लेटरल साइड के पोर्शन को इंडिकेट करता है। तो हम देखेंगे कि AVR जो है वो उल्टे साइड में है, बाकी सबसे देखेंगे लगभग, तो कंसिडरेशन एक तरह से देखा जाए तो AVR, क्योंकि हमने राइट साइड का जो हार्ट है, राइट साइड का जो वेंट्रिकल है, वही इम्पल्स मुख्य रूप से जनरेट करता है, जिसे ये इंडिकेट करते हैं, ये रीड कर पाते हैं राइट साइड के हार्ट का। लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल्स है उसके इम्पल्स को कोई भी वेक्टर्स को रीड करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही लो होता है, तो उसे रीड नहीं किया जा सकता है आसानी से। राइट साइड का जो वेंट्रिकल है उसी को रीड करते हैं।
तो वेक्टर्स देखेंगे ये अपोजिट सेक्टर में जाएगा AVR, तो इसका ग्राफ भी जो क्या आएगा, निगेटिव साइड में आएगा, क्योंकि हमने राइट वेंट्रिकल्स ही मुख्य रूप से अपना दे पाता है इम्पल्स को, या राइट साइड का। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों भी इम्पल्स अच्छे तरीके से जनरेट करते हैं, लेकिन राइट साइड का जो वेंट्रिकल है उसको रीड करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी मशीन्स के थ्रू। तो उसके अपोजिट में यदि वेक्टर जाएगा तो वो निगेटिव ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। तो फिर हम देखते हैं यहाँ से भी कि V1 V2 जो सेप्टल लीड्स कहा जाता है, ये बात करेंगे, इस सेप्टल को रीड करेगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल को रीड करेगा। V3 V4 एंटीरियर लीड्स है, आगे की साइड का लीड्स है। V5 और V6 लेटरल लीड्स है। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है WCT, जो होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो V1 V2 V3 V4 V5 और V6 ये 6 जो है, इनका यदि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है तो सभी का रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक ही है, और वो है WCT। तो अब बात कर लेते हैं सेप्टल लीड V1 V2 जिसे सेप्टल लीड्स कहा है, उसका काम क्या है। ये प्राइमरी ऑब्जर्व करता है वेंट्रिकुलर सेप्टम में, बट ओकेशनली ये डिस्प्ले करेगा ECG चेंज ऑफ द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट वेंट्रिकल्स को नोट करना बड़ा मुश्किल काम है। कोई भी लीड्स जो है इसको नोट नहीं कर सकता जो 12 ECG लीड्स में, क्योंकि एडिक्वेंट डिटेक्ट वेक्टर्स नहीं होते राइट साइड में। जो वेक्टर्स होने चाहिए डिटेक्ट होने के लिए, वो अच्छे डिटेक्ट करने के लिए कोई भी एडिक्वेंट डिटेक्ट वेक्टर्स राइट वेंट्रिकल्स में होते ही नहीं है, प्रचुर मात्रा में नहीं होते वेक्टर्स। V3 V4 एंटीरियर लीड्स है, ये ऑब्जर्व करता है एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स का। और V5 V6 ये एंट्रोलेटरल लीड्स कहा जाता है, ये लेटरल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स को लीड करेगा। तो राइट वेंट्रिकल्स में चूंकि वेक्टर्स एडिक्वेंट अमाउंट में नहीं होते हैं, तो कोई भी लीड, जो हमने कहा 12 लीड होते हैं ECG में, कोई भी लीड इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता अच्छे तरीके से। तो हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि V1 कहाँ प्लेस था, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में राइट टू द स्टर्नम। V2 भी हमने देखा था फोर्थ इंटरकोस्टल में लेफ्ट में। V3 V2 और V4 के बीच में था। V4 रिब्स 5 और रिब्स 6 के बीच में था, मिड क्लेविकुलर लाइंस में, ये हमने देखा हुआ है पहले। V5 था एंटीरियो एक्सिलरी लाइंस में, सेम लेवल में जिसमें V4 होता है। V6 भी सेम लेवल होता है V5 में, लेकिन होता है ये मिड एक्सिलरी लाइंस में। तो ये हमने लाइंस भी बिल्कुल अच्छे तरीके से देख ली थी कि V4 V5 और V6 के लाइंस कौन कौन से हैं। और अब चलते हैं, बात करते हैं अब दो तरह के फॉर्मेट्स की। ये क्लासिकल फॉर्मेट देखते हैं, जिसमें हम स्टडी किए हुए हैं लीड 1 को, लीड 2 को, लीड 3 को, फिर यहाँ पे लीड 2 फिर से स्टडी किया गया है। तो हम मान के चलेंगे 1 2 3 3 लीड्स हैं, लीड 1 लीड 2 लीड 3। फिर इस लाइन के इस धर में देखेंगे तो AVR आता है। AVR देखोगे नीचे के साइड में इसका ग्राफ बनते हुए दिखेगा AVR का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस लाइन से इस लाइन के बीच में आपको दिखेगा V1, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में दिखेगा V4। इसी तरीके से यहाँ पे जो लाइन दिख रही है और ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच में AVL दिखेगा। V2 दिखेगा इस लाइन से आगे वाले लाइन तक, सब्सिक्वेंट लाइन तक। V5 दिखेगा फर्दर दिस लाइन टू सब्सिक्वेंट लाइन तक, आगे वाले लाइन तक दिखेगा। उसी तरीके से AVF जो है वो आपको इस लाइन से सब्सिक्वेंट लाइन तक दिखेगा। V3 आपको इस लाइन से सब्सिक्वेंट लाइन तक दिखेगा, और V6 दिखेगा इस लाइन से सब्सिक्वेंट लाइन तक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि AVR का ग्राफ आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ये देखिए, ये ग्राफ अब अच्छे से स्टडी करेंगे तो ये ग्राफ कैसा जा रहा है जी, नीचे के साइड में जा रहा है। ये क्लासिकल और ट्रेडिशनल फॉर्मेट में हम ऐसे ही ग्राफ लेते हैं, जो ग्राफ आता है बिल्कुल वैसा ही लेते हैं। लेकिन हम देखेंगे एक और बेटर कैब्रेरा फॉर्मेट, इसमें हमने माइनस आगे लगा दिया है और ग्राफ ऊपर की तरफ में बना दिया है। ये देखा आपने कि माइनस आगे लगाकर ग्राफ ऊपर की तरफ बता दिया। हम देखेंगे लीड 2 में, तो लीड 2 में जो ECG का जो रिकॉर्डिंग आता है, उसमें हर तरह का रिकॉर्डिंग लगभग स्पष्ट रूप से आता है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे P वेव भी बनता है, Q R S, और आगे चल के थोड़ा सा T वेव जो है वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता है।
तो हालांकि सभी ग्राफ जो है वो ईसीजी का ही है, अलग अलग एंगल से लिया हुआ है। कभी कोई किसी वेव को अच्छे से रीड कर पाता है, कोई किसी वेव को अच्छे से रीड नहीं कर पाता, क्योंकि हर एक एंगल्स में अलग अलग तरह के वेक्टर्स को रीड करने की कैपेसिटी होती है। तो लीड 2 में भी अलग तरह की कैपेसिटी है। ये देखेंगे कि टी वेव को अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। तो एवीआर में देखोगे टी वेव्स अच्छे से रीड हो रहा है, इन दोनों में एवीआर में भी होता है, लेकिन ये ग्राफ एक्चुअली नीचे बनता है। कैब्रेरा फॉर्मेट में इसे माइनस साइन लगा दिया गया है और ऊपर बना दिया गया है। तो ये हम देखते हैं क्लासिकल में ये ग्राफ नीचे की तरफ दिखाया गया। ये भी हमने देखा था क्यों नीचे बनता है, इस वेक्टर के कारण, कि वेक्टर यदि एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है तो ग्राफ नीचे बनता है। इसे निगेटिव डिफ्लेक्शंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं विलियम इन्थोवेन्स की। विलियम एंथोवेन, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इनका जन्म हुआ था 1807 में 60, और मृत्यु हुई थी 1927 में 80, 60 एंड 1927। इन्हें कहा जाता है फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाने का इन्वेंटर, जिन्होंने 1895 में बनाया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है अपने डिस्कवरी के लिए 1924 में, फॉर इस डिस्कवरी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए, और ये मुख्य रूप से डच फिजिशियंस थे। आप इस फिगर में देख सकते हो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को, उस इंस्ट्रूमेंट को, जिन्होंने देखा कि उन्होंने एक तरफ अपने पैर को, डेट इज द लेफ्ट साइड का जो पैर होता है उसको डाला हुआ है, और दोनों हाथों को एक गोलनुमा स्ट्रक्चर में, एक गैल्वेनोमीटर जैसे स्ट्रक्चर में डाला हुआ है, और उन्होंने रिकॉर्डिंग को यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो ये पहला प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, और विलियम एंथोवेन का बनाया हुआ। यहाँ हम देखेंगे एंथोवेन ट्राइंगल्स भी हम कंसिडरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जस्ट देखा था कि लीड 1, लीड 2, लीड 3 और एवीआर, एवीएल और एवीएफ को एक साथ यदि स्टडी किया जाए तो इस तरह का स्टडी किया जा सकता है, एक ही साथ ग्राफ बनाया जा सकता है, उतना स्टडी करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखेंगे लीड 1 यहाँ पे माइनस और पॉजिटिव दिखाया हुआ है। लीड 2 कहाँ दिख रहा है, ये राइट से लेकर लेफ्ट लेग तक दिखेगा, राइट आर्म्स दिखा हुआ है, यहाँ पे आर्म्स लिखा हुआ है, से लेफ्ट लेग तक दिखेगा। यहाँ पे लेफ्ट आर्म्स दिखा है, लेफ्ट आर्म्स में हमने देखा था, और लेफ्ट लेग तक देखा था, वहाँ पे हमने जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाया हुआ है लीड 3 था। एवीआर देखेंगे तो हम देखेंगे एवीआर का पोजीशन इस तरीके से एवीआर है, एवीएल का पोजीशन ईस्टवार्ड में है, और एवीएफ का पोजीशन इस तरफ है। तो हमने इसी फिगर्स को एक ही साथ बनाया, ऊपर के 6 फिगर को एक ही साथ बनाया, जिसमें हमने एक ट्राइंगल्स बनता हुआ दिखेगा, जिसका नाम हमने उसी महान साइंटिस्ट डच फिजिशियंस के नाम पे दिया है, एंथोवेन्स ट्राइंगल्स इसको कहा गया है। अब देखेंगे यहाँ पे एक सर्कल बनता हुआ, लेकिन सर्कल बनने के पहले हम देख लेते हैं कुछ चीजों को, कुछ पॉइंट्स को, कि फ्रंटल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स क्या है, इसकी भी चर्चा हमने अभी भी की है, कि फ्रंटल प्लेन्स भी हमने देखा कि किस तरह से सर्कल्स बनता हुआ दिख रहा होगा। ये फ्रंटल प्लेन्स है जिसमें हमने स्टडी किया था लिम्स लीड को, और ये था हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन्स को स्टडी किया था। यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसको एक चार्ट के रूप में भी दिखाया गया है कि लीड 1 लेफ्ट आर्म में से लेकर राइट आर्म्स के बीच में होता है, लेटरल पोजीशंस ऑफ हार्ट को ये स्टडी कर सकता है। लीड 2 इंफीरियर और लीड 3 भी इंफीरियर देखा जा सकता है। यहाँ भी हमने इसको इस तरह से दिखाया, चार्ट में भी दिखाया, बिल्कुल सेम चीज़ है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो स्टडी लग करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एवीआर राइट आर्म्स में होता है, और ये हार्ट के सरफेस को हालांकि स्टडी नहीं करता एवीआर, ये मुख्य रूप से किसी भी स्ट्रक्चर को स्टडी करने में उतना सक्षम नहीं होता है। एवीएल लेफ्ट आर्म में होता है लिटर पोजीशंस में, जिसका जो पोजीशंस बताया हुआ है V1 से लेके V6 तक, वो भी हमने स्टडी किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। अब चलते हैं आगे, इन दोनों कैब्रा और क्लासिकल और इस सर्कल्स के आगे निकलते हैं, डेविएशंस के आगे निकलते हैं। ये देखते हैं हम लोग एक बहुत ही अच्छी फिगर्स को,
देखते हैं कि ए से बी की तरफ यदि जाता है करंट फ्लो, और हमने दो साइड में लगा के रखा है, एक में हमने निगेटिव दिया, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, डिफ्लेक्शंस होता है यहाँ पे, तो करंट किस तरह से मेजर किया जाता है, एक्शन पोटेंशियल दो सेपरेट सेल्स में किस तरह से मेजर किया जाता है, दो इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करके, वो बताया गया। यहाँ पे बीच में गैप जंक्शन को दिखाया गया। दूसरे साइड में देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक साइड में पॉजिटिव रखा है, एक साइड में नेगेटिव रखा है, और यहाँ पे वोल्टेज एक ही बार मेजर किया जा रहा है। यहाँ पे दो मशीन है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक ही मशीन हमने लगाया है। और देखिए किस तरह से जैसे ही ये पॉजिटिव की साइड की तरफ आता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ भी ग्राफ हमने देखा है कि यहाँ पे दो हमने इंसर्ट किया हुआ है, तो ग्राफ जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको। ये क्यू आर इसका, या टी वेव भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टडी हमने किया, यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल सीधा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप यदि स्टडी करें, यहाँ पे एक पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है। ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोड एक्सिस हमने लगाया है दोनों के सेल्स के बीच में। ये किसका सेल्स है? हार्ट का सेल्स है। तो देखा कि किस तरह से ग्राफ स्टडी किया जा रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है। यहाँ हमने देखा है कि बिल्कुल हमने डीपोलराइजेशन देखा, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे के अपोजिट में लगाया। तो देखो कि यहाँ पे पॉजिटिव से वेक्टर अपोजिट साइड में जा रहा है तो ग्राफ नीचे दिखता है, ये भी हम देख सकते हैं। ये बिल्कुल हमने बिल्कुल पिछले स्टडी में स्टडी किया था। लीड 2 और एवीआर का ग्राफ नीचे और लीड 2 का ग्राफ ऊपर जाता है। एवीएल का देखो सिंपली में सीधा भी जाता है। ये यदि हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एवीएल में ग्राफ सीधा है, तो लीड 2 में ऊपर की तरफ जाते हुए दिखता है। तो एवीएल जो होता है आइसोइलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, इसीलिए ग्राफ उसका लगभग सीधा होता है। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को उतना स्टडी नहीं कर पाता है जी। अब चलते हैं कुछ मेन चीजें, थोड़ी सी बेसिक चीजें पढ़ते हैं फिर से। साइनोएट्रियल नोड्स, जहाँ पे हमने देखा था ऑटो रिथमिक फाइबर्स जिसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होता है, उसका ये ग्राफ था साइनोएट्रियल नोड्स में। और कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम जिसको हमने स्टडी किया था, ये भी ग्राफ हमने पढ़ा था। हालांकि वहाँ पे हमने वेंट्रिकल्स में पढ़ा था, ये इन्होंने यहाँ पे जो ग्राफ बताया है वो एट्रियल का ही मायोकार्डियम ग्राफ है। तो देखिए दोनों के बीच में एक गैप जंक्शन से जिससे करंट फ्लो होता है। इसका ग्राफ देखेंगे तो पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल यहाँ दिखता है, यहाँ पे सोडियम इनसाइड जाता है, सोडियम इनसाइड जाने के कारण पेसमेकर पर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। डीपोलराइजेशन देखेंगे कैल्शियम इनसाइड हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और पोटेशियम बाहर की तरफ जाता है, थोड़ा थोड़ा पोटेशियम भी बाहर जाता है, लेकिन कैल्शियम बहुत ज़्यादा अंदर आने की वजह से ये डीपोलराइजेशन होता है ऐसे नोड में। फिर रीपोलराइजेशन हम देखेंगे, रीपोलराइजेशन का कारण था कि पोटेशियम बाहर जा रहा है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जिसको हमने रेड कलर से इंडिकेट भी किया है। और फिर देखेंगे, फिर यहाँ पे फोर्थ फेज फिर आया है, फेज नंबर 4। फेज नंबर 4 इंडिकेट करता है ऐसे नोड के पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल्स को। यहाँ देखेंगे सोडियम आयन फिर से अंदर आता है। यहाँ पे भी हमने इस ग्राफ को भी स्टडी किया था, वेंट्रिकल्स में स्टडी किया था। यहाँ पे हमने जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे एट्रियल मसल्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे हमने वेंट्रिकल्स मसल्स के लिए स्टडी किया था। दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। फेज 4, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। तो ये ग्राफ हमने स्टडी कर हुआ है। पहले हमने देखा था कि फेज 4 में पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ जाते हैं, फिर डीपोलराइजेशन होता है जिसमें सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन ओपन होते हैं, सोडियम अंदर आएंगे, अंदर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। फेज 1 में देखेंगे कि यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, पोटेशियम बाहर की तरफ जाता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन उसी वक्त में कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाता है, फिर प्लेट्यू फेज आ जाता है ये। फिर देखेंगे फेज 3 में बात करेंगे, पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं और पोटेशियम बाहर जाते हैं, तो ये गिरने लगता है। तो हम रिफ्रैक्टरी पीरियड्स की भी बात किए थे, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड्स है और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड्स कहेंगे। एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टिव पीरियड्स में हम बात किए थे कि रिफ्रैक्टिव पीरियड्स कहते किसे हैं। रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब हो गया कि वो पीरियड जहां पर हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होता है, वो रिफ्रैक्टिव पीरियड्स कहा जाता है। इसको हमने दो भागों में बांटा है। एक को कहा है हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड्स, जहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, और रिलेटिव में होगा कि हल्का सा कॉन्ट्रैक्शंस में भी अब स्टार्ट होना लगेगा रिफ्लेक्शंस। तो यहाँ हमने बात की थी, ये भी हम बात करते हैं इस ग्राफ की। यहाँ पे पी क्यू आर एस को हमने इंडिकेट किया हुआ है। देखते हैं
कि इंटरनोडल पाथवे के थोड़ा एसए नोड से एबी नोड में करंट्स का फ्लो होता हुआ दिखेगा। और बेकमैन बंडल्स, ये बेकमैन बंडल्स होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच का एक लिंकेज मसल्स का बंडल है जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ करंट का फ्लो कराता है। इसके अंदर गैप जंक्शंस भी होते हैं। तो बेकमैन बंडल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में। बहुत लोग क्या करते हैं कि बेकमैन बंडल्स की जगह पर बंडल ऑफ हिस को डिस्क्राइब करते हैं, हालांकि दोनों अलग जगह पे, अलग अलग पोजिशन पे। बंडल ऑफ हिस का काम है कि वेंट्रिकल्स में करंट्स का फ्लो कराना, जबकि बेकमैन बंडल्स का काम है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के साइड में करंट का फ्लो कराना। यहाँ हम देखते हैं कि पी वेव इंडिकेट करता है एट्रिया को, साइनोट्रियल डीपोलराइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। फिर देखेंगे कुछ समय चलने के बाद करंट का फ्लो एबी नोड तक हल्का सा पहुँचता है। एबी नोड्स में भी इम्पल्स का जनरेशन थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ देखेंगे कि बंडल ऑफ हिस में भी कुछ करंट्स का फ्लो होता हुआ दिखेगा, बंडल ऑफ ब्रांचेस में करंट का कुछ फ्लो होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में देखेंगे कि वेंट्रिकल्स में करंट का फ्लो हुआ और इस करंट के फ्लो के बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। टी वेव जो है रीपोलराइजेशन वेव को इंडिकेट करता है, रिलैक्सेशन को इंडिकेट करता है जी। अब स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ ईसीजी का, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा विश्राम।